गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी बताओ बेटा, ऑडियो क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। बताओ भाई। आज है हमारे पास लास्ट सेक्शन स्कीम्स का। मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख गए थे जो कि मिक्स्ड से थे स्कीम्स के, वो किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इनको भी मुझे कवर कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम कवर कर ही रहे हैं, एटीएम हमारा इतना बढ़िया बन ही रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो क्यों ना सारी चीजों को कवर कर लिया जाए। तो मुझे लगा कि छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं मिसलेनियस के नाम से इन मिक्स्ड सी स्कीम्स को लेकर आ गया हूं। आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज पार्ट 1, कल पार्ट 2 कवर करेंगे और उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो भाई, मिसलेनियस स्कीम्स पार्ट 1। सभी लोग, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो जो लोग भी हमारे ऐसे साथी हैं जो एटीएम बैच से जुड़े तो हैं, जो डायरेक्टली जुड़े हैं, जिन्होंने थ्योरी पहले कभी नहीं पढ़ी पर उनको लग रहा है कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे काम बन जाएगा, बेटा थोड़ा मुश्किल है। ये एटीएम बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखी है या पार्शियली कर रखी है और फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका तो फायदा है। पर अगर जो सीधे ही बिना थ्योरी के यहां पे आ रहा है, उसके लिए गड़बड़ है। तो जिसने भी बिना थ्योरी कवर किए ये बैच ज्वाइन किया है, एटीएम मुश्किल होने वाली, मैं आपको बता दूं। इसीलिए फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ ताकि आपकी थ्योरी बढ़िया हो जाए और उसके बाद जब आप अपने क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, which of these central sector schemes was launched in February 2022 aims at provision of welfare measures for the beggars? फरवरी 2022 में शुरू की गई इनमें से किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है? यानी बेसिक बात यह है कि भारत में लगभग 4 लाख के आसपास भिखारी हैं सेंसस 2011 के अनुसार। सेंसस 2011 भाई, लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, तो उस जनगणना के अनुसार लगभग 4 लाख प्लस भिखारी हैं पूरे भारत में। तो भैया इन भिखारियों को एक तरीके से रहने की जगह देना, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, अगर वो बड़े हैं उम्र में तो उनको ऐसी कोई स्किल सिखाना जिससे कि उन्हें भीख ना मांगनी पड़े, बल्कि वो कोई काम करके, अच्छा काम करके पैसा कमाए और अच्छा पैसा कमाए, ठीक है। तो उनके उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करना, उनके रहने की जगह देना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, ये सारे काम इनमें से किसी एक योजना में किए गए हैं। किसके लिए? भिखारियों के लिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग जवाब दे रहे हो, बहुत शानदार। स्माइल, स्माइल 75, पूरा नाम क्या है इस स्कीम का? स्माइल 75, स्माइल 75, यानी स्माइल 75 जो है ये वो स्कीम है जो, ये मान के चलो कि जो सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनको बेगर फ्री बनाना चाहती है। ये जो स्माइल स्कीम है, स्माइल 75 स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है कि शहरों को भिखारियों से मुक्त बना दो। यानी कोई भी भिखारी नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी स्थिति इतनी सुधार दो कि वो भीख मांगे ही ना, तो भिखारी बचेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताता हूं कौन सी मिनिस्ट्री ने और कब इसे लॉन्च किया। अब देखो, लॉन्च तो हमें पता चली गया, कि सर फरवरी 2022 में, पर सर कौन सी मिनिस्ट्री ने, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, ये स्माइल 75 जो है ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। यानी कि मैं लिख देता हूं, पूरा नाम लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च हुई है। ये कब हुई? 2022 में। अब इसका हिंदी वर्जन क्या है आप सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय,
सशक्तिकरण मंत्रालय। समझ में आया बच्चों? तो इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है शहरों को और कस्बों को भिखारियों से मुक्त बनाना, है ना, भिखारियों से मुक्त बनाना। और भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए यानी इनको, इन टाउन्स को, इन सिटीज को बेगर फ्री बनाने से होगा क्या? शहर जो है, शहर का जो एक स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है, वो बन जाएगा। तो शहरों कस्बों को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए यह स्कीम है। और इसके लिए किया क्या जाएगा? भिखारियों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उन्हें भीख ना मांगनी पड़े। ठीक है, ठीक है भाई। इसके लिए भिखारियों को रहने के लिए जगह, है ना, रहने के लिए जगह, जो थोड़े से ऐसे हैं, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, जो अगर बड़े हैं तो कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, है ना भाई, उनको काम सिखाया जाएगा कि भाई ये काम करो, इससे पैसा कमाओ। कौशल विकास, हेल्थ फैसिलिटीज यानी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। तो याद रखना, इसके लिए बेगर्स को रहने के लिए जगह, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ये स्कीम है भाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी आप सब जानते हैं कि 4 लाख से ज्यादा भिखारी भारत में है एज पर सेंसस 2011। क्लियर बेटा? बिल्कुल। तो शहरों को भिखारी फ्री बनाना। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में तो गंदा लग रहा है सर, क्या इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच में स्टार्ट नहीं होगा? विजित बिल्कुल होगा बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होते ही होगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी 7-8 दिन में खत्म हो जाएगी, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स। डोंट वरी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड इन डिटेल, डोंट वरी। ठीक है, उनको कवर करवाना दैट इज माय प्रॉब्लम, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं भाई। चलो अब मैं आपको बताता हूं, ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम में टारगेट क्या रखा है कि कब तक फ्री बनाएंगे, भिखारी फ्री कब तक बनाएंगे? तो बेटा ये बोल रहे हैं कि 2025-26, अब 2022 में आई थी स्कीम, तो बोल रहे हैं कि 2025 और 2026 के एंड तक, 26 के एंड तक शहरों को भिखारी फ्री बनाने का टारगेट है। शहरों को बेगर फ्री, भिखारी फ्री थोड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा, ये पढ़ो तो, बेगर फ्री बनाने का टारगेट। बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ का बजट पेश किया गया था। 100 करोड़ का बजट इसके लिए पेश किया गया था, उसे पास भी किया गया। तो 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं सारी चीज करने में। ठीक है भाई। बाकी आप सब जानते हैं कि सेंसस के अकॉर्डिंग, मैं आपको ऐसी डेटा बता रहा हूं एक बढ़िया, सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 4,13,000 के आसपास कुछ भिखारी है। सबसे ज्यादा भिखारी वेस्ट बंगाल और यूपी में है। सबसे ज्यादा जो भिखारी हैं, याद रखना ये डेटा बहुत ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बेगर्स हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भी नहीं अंकुश बाबू। गीतांजलि पिछली जनवरी से लेके इस मार्च तक की करंट अफेयर्स कवर होगी, तो बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, डोंट वरी। वंशिका बोल रही है कि सर 67 और 88 की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। बेटा एक बार चेक करना कि वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्डेड तो नहीं है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने सिर्फ उन्हीं की पीडीएफ को छोड़ा है कि जो रिकॉर्डेड है उनमें कुछ गड़बड़ी थी, उनको दोबारा रिकॉर्ड किया गया। तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है भाई, जाना नहीं है, काम कर रहे हैं स्टेट्स, बढ़िया काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर स्कीम which is one of the flagship programs of the Department of Science and Technology, Government of India?
इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जब वो एजुकेशनल स्कीम्स मैंने आपको बताई थी ना, तो मैंने, मुझे लगता है कि इंस्पायर वहां पे भी बताई है, मुझे याद आ रहा है मैंने इंस्पायर वहां पे भी आपको बताई है एजुकेशनल स्कीम्स में। तो बताओ भाई, फुल फॉर्म बताओ यार इंस्पायर स्कीम का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका फुल फॉर्म बता दो, इसका फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये सब मत सोचो, ये सब बातें करो ही मत कि आप आकाश सर की तरह, हरीश सर की तरह मत चले जाना। नहीं जा रहे हैं कहीं पे, यहीं पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अपने साथ कोई दिक्कत नहीं, अपना मस्त रहो। देखो इधर पे, ठीक है। और वो भी कोई ऐसे जानबूझ के नहीं गए, सब अपने अपने रीजन से जाते हैं, आप लोगों को घुसने की जरूरत ही नहीं है। साला पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। तुम्हारे लिए हर चीज की जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये, आंसर है डी, आंसर है डी। प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवाचार, इनोवेशन इन साइंस परसुइट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो बेटा ये है, आंसर है डी। फुल फॉर्म तो यह है, बाकी स्कीम क्या है कोई जानता है क्या? ये जो इंस्पायर स्कीम है ना बेटा, ये इंस्पायर स्कीम जो है 2008 में लॉन्च हुई थी, 2008 में लॉन्च हुई थी, 2008 में लॉन्च हुई। और जैसे कि बता ही दिया कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, है ना भाई, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको लॉन्च किया था। चलो ये तो हमें पता चली गया, ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रही है, पर अपने वाले इंटरनेट को रिफ्रेश कर लो तुम लोग एक बार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताता हूं ये इंस्पायर स्कीम लॉन्च क्यों हुई। इसका पर्पस था कि बच्चों को एनकरेज करना साइंस पढ़ने के लिए, बच्चों को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना साइंस स्टडी करने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, और भविष्य में साइंस में ही, विज्ञान में ही रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, और भविष्य में साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, ठीक है बेटा। तो बच्चों को एनकरेज करना साइंस पढ़ने के लिए, और भविष्य में साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए उनको मोटिवेट करना। अब मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? स्कॉलरशिप देके। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, स्नातक करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, तो उनको वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाती है कि यार तुम साइंस में अगर स्नातक करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, या साइंस में ही फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो हम आपको स्कीम देंगे। कौन से वाली? स्कॉलरशिप वाली, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो साइंस पढ़े। तो अब देखो, साइंस पढ़ने का फायदा यह है कि एक तो आपका माइंड काफी लॉजिकल हो जाता है, आपका माइंड काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है, और आप जो है चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो देश में इनोवेशंस हो, आविष्कार हो, इसलिए बच्चों को इस फील्ड में ले जाना जरूरी उस टाइम की सरकार को लगा। तो 2008 में ये इंस्पायर स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी, ताकि बच्चों को एनकरेज किया जा सके कि भैया साइंस पढ़ो, भविष्य में भी साइंस में जाके रिसर्च करना, ठीक है। इसके लिए हम आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, छात्रवृत्ति दे देंगे, ठीक है। संतोष बेटा, थोड़ी देर बाद ट्राई करना फिर, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। Which portal was launched by Union Minister of Labor and Employment for better execution of various social security schemes for unorganized sector workers in August 2021? देखो भैया क्या बोल रहे हैं कि अगस्त 2021 में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं
उनके लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बेसिक बात तो पहले तो यह समझ लो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कौन है? जो ठेले वगैरह चलाते हैं, है ना, ठेले पर अपना सामान बेचते हैं, ठेले पर सामान बेचते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं, तो ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट में लगा हुआ है दिहाड़ी मजदूरी के लिए, तो अगर कहीं पर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां पे आपको दिहाड़ी कम मिल रही है, दिन की मजदूरी कम मिल रही है, काम में मेहनत ज्यादा है, तो बेटा ठेले पर काम, देखो ठेले पर सामान बेचना, रेडी लगाना या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, मजदूरी करना, ये सब असंगठित क्षेत्र का काम है। असंगठित मतलब ये काम जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है इस काम का। ऐसा थोड़ी कि भाई आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे 15 दिन काम किया तो उसके लिए आपको प्रॉपर 15 दिन की सैलरी मिली, आपका पीएफ कटा, ये कटा, वो कटा, ऐसा कुछ थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। तो असंगठित क्षेत्र में आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, बस बात खत्म। कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो होता नहीं है, कोई कागज पत्र तो आपसे पूछते नहीं है कि बताओ भैया तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो दो, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, ऐसा कुछ तो होता नहीं। काम करो, पैसा लो, निकलो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं तो उनके लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई है कि भाई अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लो, पेंशन योजना वगैरह, वो सारी चीजें कि भाई अभी तो तुम चलो, तुम्हारे अंदर जान है, शरीर में जान है, तो तुम असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, कल को जब बुढ़ापा आएगा तो काम मिलेगा नहीं और कोई पेंशन वेंशन होगी नहीं, तो अभी से पेंशन वगैरह वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो, 55 रुपए 57 रुपए ऐसे करके, तब जाके तुम्हारी 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिल जाएगी, मासिक पेंशन, महीने वाली पेंशन मिल जाएगी। तो जैसी योजनाएं भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए लाई हुई है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो, वो योजनाएं वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, कि भाई उनसे रिलेटेड, उन ऐसे लोगों से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनको अच्छी से इंप्लीमेंट किया जा सके, उनको अच्छी से लागू किया जा सके इन लोगों के ऊपर। तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल, अच्छा ये वाला हिंदी वाला ई श्रम पोर्टल। वैसे तो ई लेबर का भी मतलब हिंदी में वही है, पर नाम हिंदी वाला ही है तो आपको सी मार्क करना है। ई श्रम पोर्टल, ठीक है। ये वो पोर्टल है जिसकी मदद से ये जो हमारे ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनके लिए जो भी भारत सरकार ने स्कीम्स बनाई है, योजनाएं बनाई है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि इन बेचारों का कोई नुकसान ना हो। तो क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा उद्देश्य दिया हुआ है। उद्देश्य समझ में आ गया कि उनकी जो सामाजिक सुरक्षाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, उनका बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो, इसके लिए स्कीम लाई गई थी 2021 में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है बेटा। चलो इतना समझ में आ गया, सिंपल सा था ये तो, बिल्कुल ये तो सिंपल सा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मैंने जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली क्लास ली थी स्कीम्स की पिछली क्लास में, तो मैंने वहां पे बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, याद है, शहरी या शहर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वो शहरी था, अर्बन था। लॉन्च्ड ऑन 20 नवंबर 2016, envisages हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर। बेसिकली 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। तो कौन से ईयर तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास देने की बात की गई है? कौन से वर्ष तक सभी के लिए आवास देने की बात की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में? कोई बता सकता है? 2016 में तो लॉन्च हुई थी, सभी लोग बताएंगे। सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है सर? बैच में तो नहीं है। बिल्कुल विजित, मैंने बताया ना बेटा, करंट अफेयर्स आपकी यूट्यूब पर होगी परसों से, 20 फरवरी से रात को 10 बजे आपकी यूट्यूब पर करंट अफेयर्स होगी। खींच के हाफ एन आवर का सेशन होगा जिसमें वन लाइनर्स वगैरह सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना,
जो उसमें मैराथन्स वगैरह चलेंगी मंथली, क्वार्टरली या फिर वीकली, जो भी, वो सब आपको बैच में भी डाला जाएगा, बैच में भी डाला जाएगा, ठीक है, बैच में भी डालेंगे उसको, डोंट वरी। डेली वाली को बैच में नहीं डाल सकते, पर जो मैराथन्स है उनको हम बैच में डालेंगे, चिंता मत करो। तो भाई कौन से ईयर तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को घर देने की बात की गई है इस योजना में? सभी लोग बताओ कौन से ईयर तक, बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे भाई। हाँ शाबाश, बफरिंग हो रही है। हमेशा जो मैराथन चलेगी उसकी पीडीएफ बैच में मिलेगी, पर मतलब जो वीडियो बैच में आएगी उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और यूट्यूब वाले की तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी हर दिन की। बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे। देखो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से तुम बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2022 होगा। क्या होगा? 2022, ठीक है, क्लियर? बिल्कुल 2022 से 2025 कर दी गई है, पर आपको आपको ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, देखना भी तो पड़ रहा है ना, 20 नवंबर 2016 की ये स्कीम है। तो वो तो मैं आपको अलग से स्टेटमेंट देके बता ही रहा हूं एक्सप्लेनेशन में कि ये बढ़ गई है, मैं बता रहा हूं, अभी टेंशन मत, ठीक है। पर आपको यहां पर 2022 मार्क करना है क्वेश्चन के हिसाब से। पर अब जब क्वेश्चन आए, अब जब क्वेश्चन आएगा, ये तो पीवाईक्यू है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो वो 2025 ही आंसर होगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, बिल्कुल। तो अब तुम देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च्ड ऑन 20 नवंबर। अब देखो हमें पता चल गया कि ये कब लॉन्च हुई, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम पता चल गया। अब बात यह कि सर लॉन्च किसने किया? भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। लॉन्च की ईयर और डेट हमें एग्जैक्टली मालूम है, पर बात यह है कि सर इसमें है क्या? देखो इस स्कीम में सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वगैरह में जिन भी लोगों के कच्चे घर हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस आवास योजना का पर्पस यह है कि जिन भी लोगों के पास कच्चे घर हैं, पक्के मकान नहीं, कच्चे घर हैं, उनको पक्के मकान दिए जाएंगे विद बेसिक एमिनिटीज, विद बेसिक फैसिलिटीज, जैसे टॉयलेट और बाथरूम वगैरह बना के। देखो ध्यान से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव वाले इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास, जिन लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं, कच्चे घर हैं, उन्हें उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे, उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे, इनफैक्ट दिए जा रहे हैं। वो याद है वो पंचायत वेब सीरीज तुमने देखी होगी, पंचायत वेब सीरीज का जो अभी नया सीजन आया था, उसमें वो बूढ़ी अम्मा पक्का मकान के लिए, याद है मैंने बताया था आपको? हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उन्हें पक्के मकान दिए जा रहे हैं। इन घरों में, इन घरों में कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी हैं, इन घरों में बेसिक फैसिलिटीज भी हैं, और बेसिक फैसिलिटीज में बाथरूम, टॉयलेट, ये भी आ गया, बाथरूम एंड टॉयलेट, ठीक है भाई, बिल्कुल। थैंक यू विजित, थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्लियर है। हाँ फुलेरा ईस्ट, तो 2022। अब तुम्हें याद रखना है, अब तुम्हें याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2022 तक पूरा ही नहीं हो पाया, तो अभी भी पक्के मकान दिए जा रहे हैं, और इसकी जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी डेडलाइन को
इसकी डेडलाइन को 2025 तक एक्सटेंड कर रखा है और मुझे लग रहा है कि आगे भी एक्सटेंड ही होगी। इसकी डेडलाइन को 2025 तक एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो। तो अब जब ऐसा सवाल आ जाएगा कि देखो तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि इसे बाद में कितना एक्सटेंड किया गया, तो 2025। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन द यूनियन बजट 2022-2023 a scheme named PM Divine launched to fund infrastructure and social development projects in डैश इंडिया। केंद्रीय बजट 2022-23 में डैश भारत में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पीएम डिवाइन नामक एक योजना शुरू की गई है। तो कौन से हिस्से में, भारत के कौन से हिस्से में बताओ डिवाइन, बताओ बताओ। तान्या बोल रही है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सतीश भी नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। बताओ भैया, सभी नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो? पक्का सभी नॉर्थ ईस्ट? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से सुनो मेरी बात। 2022-23 में यूनियन बजट में ये लॉन्च हुई है पीएम डिवाइन। तो मतलब लॉन्च का तो हमें पता चल गया कब लॉन्च हुई है, 2022-23 में। और इसका उद्देश्य भी पता चल गया कि इसका उद्देश्य क्या है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी कि भारत में, उस आंसर तो यही है, उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे पास 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर है। ब्रदर सिक्किम है, बाकी जो 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के वो बहनें हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुनियादी ढांचा, ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए, यानी उनको फंड करने के लिए, उनके उन योजनाओं के लिए पैसा देने के लिए पीएम डिवाइन नामक एक स्कीम चलाई गई है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बुनियादी ढांचा, मतलब आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं। अब इसका मतलब है सड़कें, विद्यालय यानी स्कूल्स, ठीक है, सड़कें, विद्यालय, हॉस्पिटल्स यानी कि स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाना। तो आधारभूत संरचना एक तो वहां डेवलप करनी है, यानी रोड्स बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने, और कई सारे जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो करना है। ठीक है, तो आधारभूत संरचनाएं बनाना एक तो ये गोल है, आधारभूत संरचना बनाना एक तो ये गोल है नॉर्थ ईस्ट में, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहीं पर उनके इलाके में ही बढ़िया सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, सतीश बोल रहा है कि सर 7 सिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी बताता हूं बेटा, अभी बताता हूं। ठीक है, दूसरी चीज सोशल डेवलपमेंट, समाज, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, जो वहां पे समाज है, उनका विकास करना, उनका विकास करना। तो भाई अगर ये सारी चीजें वहां पर होंगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, सामाजिक विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर ये सारी चीजें हैं। भाई अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक तो ऐसा समाज है, एक तो ऐसा समाज है, एक तो ऐसी सोसाइटी है जहां पर ये सुविधाएं नहीं है, तो पिछड़ा ही रहेगा वो समाज। तो पर एक ऐसा समाज है जिसके पास ये सारी सुविधाएं आ गई, तो वो वो समाज होगा उसका तो विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा उसका। तो ये आधारभूत संरचनाएं बहुत जरूरी है नॉर्थ ईस्ट में बनाने के लिए, और इसके लिए पीएम डिवाइड योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलो उत्तर पूर्व में। अच्छा एक चीज और, अगर तुम बोलोगे सर कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, तो वो तो बता दो, मैं मिनिस्ट्री बता देता हूं, है ना, मिनिस्ट्री तो बता ही देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो मिनिस्ट्री का ही नाम यह है,
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी भारत के विकास का मंत्रालय, उत्तर पूर्वी भारत विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत विकास मंत्रालय। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इन मार्च 2022 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच पीरियड। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण बोल रहा हूं भाई, कुछ और निकल जाता नहीं, गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है, बताओ। कुछ सोच समझ के बोलना पड़ेगा। वो ये तो शुक्र है यूट्यूब पे नहीं जाती है चीजें, वहां तो कुछ निकल जाए तो उसको तो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ससुरी। बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे। तुम लोग 2023 बोल रहे हो पक्का? सब लोग 2023 कैसे बोल रहे हो? अच्छा सब लोग नहीं है, तानिया ही है ये 2024। मार्च में बढ़ाया गया है, लॉन्च हुई थी 2020 में, तो बेसिकली 2020 से लेके मार्च 2022 तक थी ये योजना, फिर इसको बढ़ाया गया आगे सितंबर 2022 तक। ससुरो कोविड के टाइम की बात है ये, सितंबर 2022 तक, फिर बाद में से दिसंबर तक भी बढ़ाया गया। ठीक है, पर पहले बढ़ाया गया था सितंबर 2022 तक, फिर बाद में से दिसंबर तक बढ़ाया गया था। बेसिकली हुआ ये, मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये जो स्कीम है ये 2020 में लॉन्च हुई थी कोविड के टाइम पर, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास रोजगार छिन गया था, है ना, आना जाना बंद था, रोजगार छिन गया था, काम कर नहीं पा रहे थे, भूखे मर रहे थे। तो इसके लिए यहां पर क्या होता है कि 2020 में ये लॉन्च हुई, 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई कोविड के टाइम में। ठीक है, लॉन्च हुई और लगा था कि भाई 2022 तक कोविड चला जाएगा, पर 2022 में भी बिल्कुल एंड होते होते ही गया है। तो 2022 में ये स्कीम लॉन्च हुई और ये मार्च 2022 तक थी, मार्च 2022 तक थी, पर इसको एक्सटेंड किया गया सितंबर 2022 तक, सितंबर 2022 तक एक्सटेंशन मिल गया, एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड किया गया। और फिर जब लगा कि भाई थोड़ा सा एक्सटेंड और करना पड़ेगा, तो दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड किया गया। अब दिसंबर 2022 यहां पे है नहीं, तो बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है, सितंबर 2022। ठीक है, दिसंबर 2022 तक फाइनली एक्सटेंड किया गया। ठीक है बच्चों, अब बात यह है 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, मार्च 2022 तक थी, सितंबर तक बढ़ा दिया, फिर दिसंबर तक बढ़ा दिया। सर ये स्कीम में है क्या, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बेसिकली कोविड के टाइम पर, ठीक है, कोविड 19 के वक्त, कोविड 19 के वक्त गरीब लोगों को, ठीक है, बिल्कुल उनकी तो ऐसी तैसी होगी थी, बिल्कुल गरीब लोगों को, अब कितने गरीब लोगों को मैं आपको बताता हूं, गरीब लोगों को यानी 80 करोड़ लोगों को, जो लोअर मिडिल क्लास के 80 करोड़ लोग हैं या जो पॉवर्टी के आसपास हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 5 केजी, एक्स्ट्रा 5 केजी अनाज पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति दिया गया।
प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह, हर महीने हर व्यक्ति को 5 केजी एक्स्ट्रा अनाज दिया जाने लगा। ठीक है, ये था प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है कि कोविड-19 के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को हर महीने हर व्यक्ति को 5 केजी एक्स्ट्रा अनाज दिया गया ताकि भूखे ना मरे लोग। ठीक है भाई, 2024 का करंट अफेयर भी करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा, वही तो आएगी एनटीपीसी में, साल भर की तो आएगी, साल डेढ़ साल की। तो 1 जनवरी से लेकर हम कवर करेंगे मार्च 2025 तक, 1 जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक वो कवर होगा मैराथन्स के जरिए। पर अभी जो डेली शुरू हो रही है वो अपनी हो जाएगी 20 तारीख से, 20 फरवरी से। ठीक है, डोंट वरी। सर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं स्कीम की, कोई बात नहीं बेटा, यहां पे जितनी स्कीम्स आपको करवाई जा रही है वो पढ़ो, और करंट अफेयर्स में जो नई स्कीम्स आएंगी उनको मैं शामिल कर लूंगा, वो वहां से करना। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर? चलो ठीक है। त्रिपर्णा बोल रही है कि 2023 तक एक्सटेंड किया था। यार मैंने इंटरनेट पे 2-3 जगह पर देखा है ये सितंबर 2022 तक किया है, बाकी एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लूंगा, टेंशन ना लो। कल जब दूसरा पार्ट लेके आऊंगा ना स्कीम्स का, उसमें इसको करेक्ट कर दूंगा। अगर ये गलती रही होगी तो मुझे और फिर 3-4 सोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि सितंबर 2022, अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो कल इसको करेक्ट कर देंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, चलो। तो ये भैया यहां पर ये सीन है कि एक्स्ट्रा 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाने लगा कोविड के टाइम पर। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया द इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP हैज बीन अंडर इंप्लीमेंटेशन सिंस। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, अब तुम्हें उद्देश्य भी पता चल गया होगा कि बंजर भूमि को विकसित करना है, बंजर भूमि को उपयोगी बनाना है, बंजर भूमि में ससुरा कुछ ना कुछ उगाना है। ठीक है, तो भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम सबसे कब से कार्यान्वयन अधीन है, यानी इन इंडिया द इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन अंडर इंप्लीमेंटेशन सिंस। तो भैया ये योजना कब से लागू हो रखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये योजना क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, पर इसका आंसर है 1989 से 1990। 1989 से 1990 से 1989-90 से ये इंप्लीमेंट हो रखी है, और इसका उद्देश्य है कि भारत में बंजर भूमि को उपयोगी बनाना। भारत में बहुत सारी बंजर भूमि है, वेस्टलैंड है। भारत में वेस्टलैंड को, यानी भारत में वेस्टलैंड को, बंजर भूमि को, वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि जिस पर खेती बाड़ी तो नहीं की जा सकती, एटलीस्ट जिस पर खेती बाड़ी तो नहीं की जा सकती। तो भारत में वेस्टलैंड को उपयोगी बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, कि भाई उस जमीन का कुछ तो यूज हो, यूजफुल बनाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, और कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा विभाग संभाल रहा है ये काम, कि जो भी भारत में बंजर भूमि है उसको उपयोगी जगह के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, ताकि उस जमीन को कहीं ना कहीं तो यूज किया जाए, कहीं ना कहीं उसका यूज किया जाए, कहीं ना कहीं मान लो खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं हो रही है तो कोई ऐसी जगह यूज किया जाए जहां पे उस जमीन से कुछ प्रॉफिट निकल सके। समझ में आ रही है बच्चों बात? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो ये सब संभालने के लिए, ये काम करने के लिए वेस्टलैंड वेस्टलैंड बोर्ड बनाया गया। समझ में आ रही है बच्चों बात? बिल्कुल, वेस्टलैंड बोर्ड बनाया गया। बंजर भूमि का विकास करने के लिए वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, पूरा नाम है वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, यानी बंजर भूमि विकास का बोर्ड। अब इसमें कुछ सदस्य होंगे,
तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी बंजर भूमि के विकास हेतु यानी विकास के लिए बोर्ड। क्लियर बच्चों? तो बंजर भूमि के विकास हेतु बोर्ड बनाया गया और उसी के जरिए आज तक ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि भाई भारत में वेस्टलैंड को सही तरीके से यूज करना है। 1989-90 से चल रहा है। NSSO ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पहले तो ये समझ लो भारत का NSSO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पहले ये समझ लो कि NSSO होता क्या है। कोई बता सकता है? बड़ा सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है। सभी लोग बताएंगे? बताओ सभी लोग, बताओ बताओ क्या है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इस मिनिस्ट्री के अंडर है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री तो ये है, अगर तुम्हें डाउट आ रहा हो तो। पर एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कौन से मंत्रालय के अंडर है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंडर है। इस मंत्रालय के अंडर है ये, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का काम क्या है और ये कब बना? बेटा ये 1950 से फंक्शनिंग है, उस 1950 से ऑपरेशनल है ये। 1950 से ऑपरेशनल है, मतलब काम कर रहा है एनएसएसओ। और एनएसएसओ का काम है भारत में डेटा कलेक्ट करना, भारत में सर्वे करना और डेटा कलेक्ट करना। अब चाहे वो डेटा किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब अगर भारत में लोगों का डेटा कलेक्ट करना है तो हमारे पास जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है भारत में, अगर लोगों का सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना, सर्वेक्षण करके डेटा कलेक्ट करना, तो हमारे पास एक बढ़िया डिपार्टमेंट है सरकार का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो 1950 से ऑपरेशनल है, ठीक है। पर एक चीज याद रखो, अभी कुछ चीजें ना चेंज हुई हैं यहाँ पे 2018-19 के आसपास। मैं आपको ये बताता हूं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का काम है भारत में विभिन्न तरह के सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। भारत में विभिन्न प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के, क्योंकि अलग अलग तरह के ही करवाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करना यानी सर्वे करना और उनका डेटा कलेक्ट करना और उनके आंकड़े कलेक्ट करना। डेटा मतलब आंकड़े, और उनके डेटा यानी आंकड़े कलेक्ट करना, ठीक है भाई। देखो डेटा कलेक्ट किस लिए किया जाता है, सर्वे किस लिए किया जाता है? ताकि जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सुधारा जा सके। भाई सर्वे से ही तो पता चलेगा ना कि मान लो भारत सरकार ने कोई स्कीम निकाली, वो स्कीम का जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं, जनता से पूछ के तो पता चलेगा। तो जो फिर पूरा का पूरा फिर क्या होता है? सर्वे होता है। सर्वे करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? एनएसएस, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि भारत में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करना और डेटा कलेक्ट करने का काम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं भारत सरकार ने क्या किया है, दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया। दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया। यहां पे देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं 2019 में, ध्यान से देखो बेटा, 2019 में भारत सरकार ने एनएसएसओ के साथ एक नया, मतलब नया क्या, एक दूसरा डिपार्टमेंट है उसको मर्ज कर दिया। 2019 में भारत सरकार ने एनएसएसओ और, ध्यान से देखो बेटा, 2019 में भारत सरकार ने एनएसएसओ और सीएसओ, अब तुम बोलोगे सर एनएसएसओ तो आपने बता दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये तो आपने बता दिया। सर ये सीएसओ क्या है? तो बेटा इसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय या फिर विभाग। तो इन दो को मर्ज करके, अब तुम बोलोगे सर मर्ज करके क्या बन गया, एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मर्ज करके क्या बना, तो मैं बताता हूं, विभाग को मर्ज करके एनएसओ बना दिया, एनएसओ बना दिया, क्या बना दिया, एनएसओ बना दिया। अब एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है, अब याद रखना, अब एनएसएसओ नहीं है अपने पास, ना सीएसओ है, दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, एनएसओ बना दिया। अब एनएसओ का फुल फॉर्म कोई बता सके तो बताओ, वरना मैं तो बता ही दूंगा। एनएसओ बताओ, सभी लोग बताएंगे भैया, हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स या नेशनल अरे ससुरा जुबान तो खुला रही, रोको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय विभाग, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंडर आता है। क्लियर बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट एकल महिला पेंशन स्कीम इज स्टार्टेड, एकल महिला पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, बताओ बेटा। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, फिर ये खत्म हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे जल्दी। इन विच स्टेट एकल महिला पेंशन स्कीम स्टार्टेड, इन 4 ऑप्शंस में से बताओ, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना, बताओ भैया। एकल महिला पेंशन, देखो एकल महिला का मतलब क्या होता है, एकल महिला का मतलब सिंगल वुमेन, सिंगल वुमेन, जैसे मान लो किसी महिला ने शादी नहीं की, ठीक है, तो वो सिंगल है और जीवन भर वो वैसे ही रहती है, यानी उस महिला के आसपास ना कोई परिवार है, उस महिला का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी महिला के लिए तेलंगाना राज्य की सरकार ने पेंशन की एक तरीके से स्कीम चालू की है, ठीक है। तो एकल महिला के लिए, सिंगल विमेन के लिए, ठीक है, ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चियां, ऐसी औरतें जिनका अपना कोई परिवार नहीं, ठीक है, अकेली हैं वो इस धरती पे, इस दुनिया में, तो सिंगल विमेन के लिए पेंशन योजना है, ये पेंशन स्कीम है, सिंगल विमेन के लिए पेंशन स्कीम। अब तुम बोलोगे सर कितना पैसा मिल रहा है ऐसा, तो बेटा मैं आपको बताऊं, 18 से 55 वर्ष की जो उम्र की महिलाएं हैं, 18 ईयर से लेके 55 वर्ष, यानी कि लगभग मान के चलो हमारी बहनों से लेके हमारी माताओं की उम्र तक की जो महिलाएं हैं, ठीक है, हमारी बहनों से लेके हमारी माताओं की उम्र तक की जो महिलाएं हैं, उनको मिलेंगे 500 रुपए पर मंथ। कुछ ज्यादा ही तगड़ा कमाल कर दिया लग रहा है 500 रुपए देकर। असुरे 500 रुपए में क्या होता है पर मंथ में, जैसी महंगाई चल रही है 500 रुपए पर मंथ, देख रहे हो तुम, वही तो दिक्कत है भाई, वही तो दिक्कत है। 18 से 55 के लिए ये तो, और अगर तुम बोलोगे सर 55 से 60 वर्ष, 750, 250 रुपए बढ़ा दिए, कितना कमाल कर दिया है ना। फिर सर 60 से 75, 60 टू 75 ईयर्स, सर 1000 रुपए कर दिए, देख रहे हो, 1000 रुपए में पूरा महीना सेविंग्स कर सकती हैं, दादी अम्मा सेविंग्स करती हैं 1000 रुपए में, तो है ना, खर्चा कितना होगा 200-250। साले सरकार ने इतना बेवकूफ बनाती लोगों को, और अगर 75 प्लस हो जाए तो फिर 1500 रुपए, कमाल ही हो गया है, कमाल ही हो गया, 1500 रुपए पर मंथ, ये स्कीम है भाई। ये तो इससे अच्छा तो ना ही शुरू करते तो बढ़िया था, ना ही शुरू करते तो बढ़िया था।
बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. क्या तो वो खाएंगी, क्या वो बचाएंगी, कोई बीमारी हो गई, अरे यार, बस नाम कमाना है कि हमने तो कोई स्कीम निकाली महिलाओं के लिए, एकल महिलाओं के लिए। फालतू काम है ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आनंदम स्कीम फॉर द हेल्प ऑफ इंडिजेंट पर्संस? किस राज्य सरकार ने निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए आनंदम योजना शुरू की है? निर्धन, जिनके पास पैसा है ही नहीं, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। तो जो लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, जरूरतमंद हैं, तो उनके लिए कौन सी स्कीम? आनंदम। पर किस राज्य ने? बताओ बेटा, सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश सरकार ने की है। पर कौन से ईयर में, ये भी बता दो एक बार जल्दी से, जल्दी बताओ कौन से ईयर में? 2017 में। उद्देश्य आपको मालूम ही है, इंडिजेंट पर्सन यानी निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल मदद। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुई है ये स्कीम। 2017 में लॉन्च, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, वित्तीय सहायता। ठीक है, जो निर्धन है, ये भी ऐसे दे रहे होंगे 1000-1500 रुपए। ये ससरी सरकारें इतना टैक्स खाती हैं, तो ये कुछ ढंग का तो करती नहीं है यार, है ना। कुछ कुछ स्कीम्स तो बढ़िया होती हैं जो हमने पढ़ी है, पर ये क्या मतलब है यार कि तुम 1500 में निपटा रहे हो? क्या होगा 1500 में? तुम अपना खर्चा चला के देखो ना एक बार। 2017 में लॉन्च, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता है गरीबों की। बहुत तगड़ी वित्तीय सहायता है ये। क्लियर है? वित्तीय सहायता के लिए, तो गरीबों की वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मध्य प्रदेश के सीएम उस टाइम पे थे शिवराज सिंह चौहान, है ना। 2017 में उन्होंने लॉन्च की थी। चलो बेटा, तो ये हो गया हमारे मिक्स्ड स्कीम्स के क्वेश्चंस का पार्ट 1। कल मैं पार्ट 2 करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो में जवाब दे दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? मधु चंदेल बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी ठीक है, अब मैंने बता दी ना, ये स्कीम है। चलो, बिल्कुल लाडली तो सुनिए तुम लोगों ने, हमने कवर भी किया वो। चलो ठीक है बेटा, अब ऐसा करो, आराम करो, और 10 बजे, 10 बजे हमारी वो नाटो वाली क्लास है। अगर आप आओ तो आ जाना, एक भी आएगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, ठीक है। दिन में थोड़ा सा काम था, कहीं जाना पड़ा, तो इस चक्कर में वो क्लास जो है शेड्यूल करनी पड़ी इस टाइम पे। चलो 10 बजे मिलते हैं, खाना वाना खा लो, खाना वाना खा के मस्त क्लास लेंगे। वो चलेगी पौने घंटे के आसपास नाटो, और उसके बाद फिर आराम से रेस्ट करना। चलो मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमीषा।